यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया है। यह कहानी यूएसए के फेमस जिम्नास्ट डैन मिलमैन की लाइफ से इंस्पायर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन कभी हार नहीं मानी। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक आम आदमी अपनी मेहनत और जुनून से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकता है। यह कहानी आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी और अगर आपने इस कहानी के मकसद को समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डैन मिलमैन को एक रात पूरा सपना आता है जिसमें वह टेम्पो के मुश्किल स्टंट परफॉर्मेंस कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह फ्लिप्स करके लैंड करता है तो उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरफ बिखर जाता है। उसकी हालत देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। डैन घबराकर नींद से जग जाता है। तब रात के 3 बज रहे थे और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर दौड़ने चला जाता है। दौड़ने के दौरान वह एक सर्विस स्टेशन पर पहुंचता है जिसके साथ एक दुकान था। वो वहां से कुछ सामान लेता है, तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है जिसने बिल्कुल ही वैसे जूते पहने थे जैसे डैन ने अपने सपने में देखे थे। डैन उससे कहता है, तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि इनमें एक जूता नया दूसरा पुराना है। फिर डैन स्टोर से बाहर आ जाता है। वो आदमी भी बाहर एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पर अगले ही पल जब डैन मुड़कर पीछे उस आदमी को देखता है तो वो आदमी स्टोर की छत पर पहुंच चुका था, जो काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि बूढ़े आदमी के लिए बिना सहारे इतना फास्ट छत पर पहुंचना नामुमकिन था। डैन पूछता है कि आपने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो डैन वहां से चला जाता है। फिर डैन कॉलेज में ट्रैम्पलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। डैन अपने कॉलेज का बेस्ट ट्रैम्पलिंग था, लेकिन वह अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं था, को बेहतर समझता था, इसलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वह डबल फ्लिप्स की बजाय ट्रिपल फ्लिप्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जो बेहद मुश्किल खतरनाक स्टंट था। ऐसा स्टंट करके वह बेस्ट एथलीट बनना चाहता था क्योंकि ऐसा स्टंट आज तक किसी ने नहीं किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया और नीचे गिर जाता है। उसके कोच को यह सब पागलपन लगता है। वह कहता है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, पर ट्रिपल फ्लिप्स परफॉर्मेंस करना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है, और अगर जरा सी भी गलती हुई तो या तो तुम्हें सीरियस इंजरी हो सकती है या तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोच की बातें डैन को निराश कर देती हैं। ट्रिपल फ्लिप्स परफॉर्म करने के लिए उसे स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। डैन उससे पूछता है कि तुम सिर्फ 1 सेकंड में 12 फीट सीधी दीवार पर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक जिम्नास्ट हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कोई भी एथलीट ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी कहता है कि कैसी उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन डैन अपनी ट्रेनिंग और नॉलेज पर काफी घमंड था, इसलिए वह कहता है मुझे हर चीज का नॉलेज है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। डैन को यह सवाल फिजूल लगता है, फिर भी वह कहता है मेरे पास ढेर सारा पैसा है, पढ़ाई में मुझे बढ़िया ग्रेड्स मिलते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते, क्योंकि कल रात तुम 3 बजे मेरे पास आए थे और आज फिर तुम 3 बजे आए हो। उसकी बातें सुनकर डैन उसकी तुलना फिलोसफर के साथ करने लगता है और उसे सोक्रेटिस नाम से बुलाने लगता है। इसके बाद वो आदमी पूछता है कि अगर तुम ओलंपिक टीम का हिस्सा ना होते तो तुम क्या करते। ये सवाल डैन को अंदर से हिलाकर रख देता है क्योंकि उसने ओलंपिक के अलावा कुछ भी नहीं सोचा था। डैन को लगता है कि वो आदमी पागल है, तो घबराकर डैन वहाँ से चला जाता है और उसे भूलने की कोशिश करने लगता है। हर रोज की तरह वो अपने दोस्त के साथ क्लब में एंजॉय करता है, शराब पीता है और लड़कियों को इम्प्रेस करके रात में उनके साथ टाइम बिताता है। पर इसी दौरान अचानक से सिर्फ एक पल के लिए सोक्रेटिस उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था ताकि डैन अपनी हरकतों को सुधार सके। तो डैन सोक्रेटिस से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद जॉय नाम की लड़की खाना लेकर आती है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। डैन अपने मुंह में खाना ठूसने की जल्दी करने लगता है, लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से एंजॉय करके खाना चाहिए। वो कहता है कि तुम में बहुत सी गलत आदतें हैं, अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो नो टीवी, नो मीट, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, नो फिजिकल रिलेशनशिप्स। लेकिन डैन को अपनी ट्रेनिंग पर काफी घमंड था, तो सोक्रेटिस उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कोर्ट पोजीशन में खड़ा रहने के लिए चैलेंज करता है, जो देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन उन 5 मिनट्स में डैन का शब्द जवाब दे देता है। वो टेबल से गिर जाता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जती महसूस करने के बाद डैन गुस्से में
वहाँ से जाने लगता है। तो सोक्रेटिस कहता है सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत सी नई चीजें सिखाती हैं। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब होता है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर से सेल्फ एक्सपीरियंस से उसके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम रात को क्यों नहीं सो पाते, क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें खुद के खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और वो डैन को एक वॉरियर यानी योद्धा की तरह ट्रेन करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब डैन कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि दोस्त काइल के हाथ में प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर आ गया है और अब काइल ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। टीम का कोच इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि काइल पॉमल हॉर्स जिम्नास्ट का सबसे बेहतर खिलाड़ी था। रात को डैन फिर से सोक्रेटिस से मिलने जाता है। सोक्रेटिस एक गाड़ी ठीक कर रहा था और वह डैन से पाना मांगता है। डैन जानबूझकर पाना को उसकी तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन सोक्रेटिस बिना उसकी तरफ देखे बड़ी आसानी से उसे कैच कर लेता है। डैन दोबारा से ऐसा करता है और सोक्रेटिस फिर से उसे कैच कर लेता है। सोक्रेटिस कहता है हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह डैन को थप्पड़ मारकर उकसाता है और जवाब में उसे पंच मारने के लिए कहता है। पहले तो डैन शांत रहता है, लेकिन जब वह सोक्रेटिस पर हमला करता है तो सोक्रेटिस उसे बड़े आराम से हरा देता है। फिर वह कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो और कल सुबह उसे कैंपस में ब्रिज के पास बुलाता है। अगले दिन जब डैन ब्रिज के पास पहुंचता है तो सोक्रेटिस उसे धक्का मारकर पानी में गिरा देता है। गुस्से में डैन उस पर चिल्लाने लगता है। तब सोक्रेटिस कहता है जब तुम नीचे गिर रहे थे तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था और अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। डैन गुस्से में कहता है मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा। तो सोक्रेटिस डैन के माइंड को कंट्रोल करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जी पाओगे और तुम अपना सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर रखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा तुम क्या क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। काइल को चोट लगने के बाद कोच पॉमल हॉर्स की परफॉर्मेंस के लिए सब खिलाड़ियों का टेस्ट ले रहा था। उस दौरान डैन सोक्रेटिस के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को फोकस करने में कामयाब हो जाता है और पूरे फोकस के साथ पॉमल हॉर्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करके दिखाता है जो शायद काइल से भी बेहतर थी। सब लोग डैन को वो परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उस रात डैन सोक्रेटिस की सारी बात बताता है। वह बहुत खुश था, उसे अपनी परफॉर्मेंस पर नाज था क्योंकि दूसरे खिलाड़ी उससे जलने लगे थे, लेकिन सोक्रेटिस को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो और तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर घमंड भी है। इसका मतलब तुम अभी कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वो उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे बिल्कुल भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। डैन वहाँ चुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सोक्रेटिस का पीछा करने लगता है। सोक्रेटिस डैन के कॉलेज में प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है और छड़ के एक पोल पर बैठ जाता है। तब डैन उसके पास जाकर बैठता है तो महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़ने लगा है, जो उसके दिमाग में चल रही बातों को सुन सकता है। और हैरानी तब होती है जब डैन खुद को उस प्रैक्टिस हॉल में आता हुआ देखता है। यह देखकर वह नीचे गिर जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि यह सब उसका भ्रम था। ना तो कोई सुबह हुई थी और ना ही उसे सोक्रेटिस का पीछा किया था। यह तो सोक्रेटिस उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। सोक्रेटिस कहता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन डैन बुरी तरह से डर चुका था, जो घबराकर वहाँ से चला जाता है। उस घटना का डैन पर बिल्कुल उल्टा असर पड़ता है। उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगा था, जो उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं। अगले दिन वो पार्क में जॉय को देखता है, जो सोक्रेटिस के लिए खाना लेकर आई थी। वो उसे कहता है कि मुझे लगा था कि सोक्रेटिस के तरीकों से मैं बेहतर एथलीट बन सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर सोक्रेटिस डैन से वह सब करवाता है जो उसे आज से पहले कभी नहीं किया था, जैसे कि कचरा साफ करवाना, लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरना, टॉयलेट साफ करना, नो टीवी, नो अल्कोहल, नो मीट, नो ड्रग्स, नो फिजिकल रिलेशनशिप। डैन यह सब तो कर रहा था, लेकिन उसे यह सब फिजूल लग रहा था। उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने के बजाय और खराब होती जा रही थी, क्योंकि वह सोक्रेटिस की टीचिंग को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह सोक्रेटिस से झगड़ने लगता है। वो कहता है कि टॉयलेट साफ करके मैं कौन सा बड़ा योद्धा बन जाऊंगा, लेकिन सोक्रेटिस उससे कहता है मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन में मेडिटेटर सिखा रहा हूँ और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। पर डैन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस बेकार से सर्विस स्टेशन में खुश हो। दरअसल डैन को लगता है कि सोक्रेटिस एक लूजर है जो अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसे कमाकर कामयाब नहीं हो पाया, और उसकी फिलॉसफी से भरी बातें सुनकर वह गलती से उसके जाल में फंस गया है। सोक्रेटिस अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन डैन तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह सोक्रेटिस से कहता है कि मैं खुशी खुद ही तलाश कर लूंगा और अपनी ट्रेनिंग छोड़कर वहाँ
वहाँ से चला जाता है। अफसोस डैन यह समझ नहीं पाया कि सोक्रेटिस उसे आदर्श यानी निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। डैन फिर से अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल को अपना लिया, जैसे कि क्लब में शराब पीना, मीट खाना, लड़कियों के साथ सोना, तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाना। और एक दिन जब वो अपनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा था, तब उसके गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है। वह कुछ फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरता है। तब कांच के टुकड़े ऐसे ही टूटते हैं जैसे उसने अपना सपना देखा था। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे बताता है कि दाहिनी टांग की हड्डी चकनाचूर हो चुकी है, जिसके अलग अलग 17 फ्रैक्चर हो चुके हैं और इस वजह से ऑपरेशन के दौरान उसकी टांग में एक स्टील की रॉड डालनी पड़ी है। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुमने ठीक से अपना ख्याल रखा तो तुम 1-2 महीनों में अपने पैरों पर चलने लगोगे, सिर्फ चलने लगोगे। डैन को पता चल चुका था कि उसका ओलंपिक में जाना लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसकी ट्रेनिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। टांग टूटने के बाद उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन जॉय उससे मिलने आती है। उसे डैन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि ओलंपिक में जाने का उसका सपना टूट चुका था। उन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अपने सपने को यूं टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपने कोच से मिलता है और कहता है कि मैं 3rd राउंड से तो चूक जाऊंगा, लेकिन 8 महीने बाद फाइनल क्वालिफायर राउंड है और मैं उसमें परफॉर्म करूंगा, जिसके लिए उसने ओलंपिक कमेटी में पिटीशन भी फाइल कर दी है। लेकिन कोच को उसकी हालत देखकर लगता है कि डैन कभी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर में स्टील की रॉड डली है और डॉक्टर्स ने भी उसे ट्रेनिंग करने से मना किया है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर डैन गुस्से से भर जाता है और वह अपनी ट्रॉफी तोड़ने लगता है। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं था, तो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंचे से क्लॉक टावर पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, कुछ अजीब होता है। उसे एक शख्स नजर आता है जो कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की एक रिफ्लेक्शन थी। वह परछाई उसके घमंड और उसके गुस्से, उसके डर, उसके डाउट्स और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दिखाती है। वह और कोई नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था। वो डैन को नीचे कूदने के लिए खींच रहा था। डैन समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर के सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने अपने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वह सोक्रेटिस के पास चला जाता है। डैन सोक्रेटिस के पास जाकर रोने लगता है। सोक्रेटिस कहता है हर चीज का एक मकसद होता है। वह डैन से कहता है कि तुम्हें अपने सवालों का जवाब अंदर से ढूंढने पड़ेंगे और जब तक तुम्हें अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता तक तुम उस पुरानी कार के ऊपर बैठे रहो। डैन वहाँ बैठकर सोचने लगता है। उसके पास टाइम तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे उसे मालूम नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ सोक्रेटिस से मिलता है, लेकिन हर बार सोक्रेटिस उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता है। वह फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक कपल को देखता है तो उससे अपना जवाब मिल जाता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास होता है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर सोक्रेटिस खुश हो जाता है। डैन को अपनी जिंदगी की कीमत पता लग चुकी थी। अब क्लॉक टावर से कूदने के ख्याल उसके दिमाग में नहीं आए। सोक्रेटिस के साथ रहते हुए वह बहुत सी बातें सीखता है। सोक्रेटिस उसके अंदर फिर से जीने की आशा बढ़ता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे इंस्पायर करता है। फिर एक दिन डैन अपने दोस्तों से मिलता है और पास्ट में अपने बुरे बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके दोस्त डैन का यह रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। सोक्रेटिस के विचारों ने डैन को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन डैन सोक्रेटिस से कहता है कि वह उसी तरह लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन सोक्रेटिस उसे जिम्नास्ट में ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर डैन उसे सहमत नहीं होता। वह कहता है मेरी टांग में मेटल की रॉड डली है, मैं यह नहीं कर सकता। सोक्रेटिस कहता है कि एक योद्धा कभी अपनी जीत या परफॉर्मेंस की परवाह नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा लगता है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर वह डैन को प्रैक्टिस के लिए रिंग्स के पास ले जाता है, जिसे सोक्रेटिस ने तब बनाया था जब डैन हॉस्पिटल में दाखिल था। अपनी टांग में मेटल की रॉड होने के बावजूद भी डैन पूरे दिल से प्रैक्टिस करता है और खुद को कंपटीशन के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह प्रैक्टिस करने के लिए अपने कॉलेज में जाता है तब उसके दोस्त और उसके कोच उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन डैन की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका कोच उसे एक लेटर देता है। ओलंपिक कमेटी ने डैन की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने
उन्होंने डैन के डॉक्टर के साथ बात की और उसके कोच से भी पूछा, लेकिन कोच ने डैन को अपने ईगो में आकर ट्रिपल फ्लिप्स करते हुए देखा था। उसे लगता था कि डैन अपनी परफॉर्मेंस के लिए पागलपन की किसी हद तक जा सकता है जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा, इसलिए उसने डैन के फेवर में वोट नहीं किया। अपनी लक्ष्य के इतना करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। सोक्रेटिस कहता है कि कोई अप्रूवल लेटर तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम वो करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन डैन कहता है कि मेरा मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं बल्कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाना है। सोक्रेटिस कहता है कि गोल्ड पाना सिर्फ एक लालच है, अगर वो मिल भी जाए तो क्या होगा, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं होने दे सकती। सोक्रेटिस उसे अपना इमोशन कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन डैन काफी परेशान था। वह नाराज होकर सोक्रेटिस से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहा। वह काफी अपसेट हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह पुरानी कार पर जाकर बैठ जाता है। सोक्रेटिस उसकी तरफ देखता है और उसे कल सुबह अपने साथ पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहता है जहाँ कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह वह पूरी तरह थका देने वाले 4 घंटे लंबा सफर तय करके जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो डैन सोक्रेटिस से पूछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे, पहाड़ या नजारा या फिर कुछ और। तो सोक्रेटिस उसके पैरों के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करके कहता है कि मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। न सुनने के बाद डैन निराश हो जाता है। वह कहता है लगातार 4 घंटों में इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि सोक्रेटिस उसे कुछ समझाना चाह रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वह अपना सफर एंजॉय कर रहा था और वह खुश था, लेकिन जैसे ही मंजिल तक पहुंच गया उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल को पाने में नहीं है। डैन समझ चुका था कि उसका गोल्ड पाने का सपना भी इस पत्थर के समान ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल खुशी तो सफर के दौरान है। और अपने सफर को एंजॉय करते हुए वह बिना किसी परवाह किए प्रैक्टिस हॉल में प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसका कोच उसे फाइनल क्वालिफायर राउंड में ले जाने के लिए मान जाता है। डैन अपनी टीम के साथ सोक्रेटिस को भी ले जाना चाहता था, लेकिन वह सर्विस स्टेशन पर पहुंचता है तो वह देखता है कि सोक्रेटिस वहां से जा चुका था। उसके जगह आज एक नया लड़का आया है। वह सर्विस स्टेशन के अंदर जाकर भी देखता है, लेकिन सोक्रेटिस का कोई नामो निशान नहीं था। शायद वह अपना काम पूरा कर चुका था। लेकिन क्वालिफायर राउंड में डैन अपनी परफॉर्मेंस करता है और उसका अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल था। उसे गोल्ड पाने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल को एंजॉय कर रहा था। एक्सीडेंट के बावजूद भी उसकी ऐसी परफॉर्मेंस देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद डैन ने बर्कली टीम के साथ अपना पहला नेशनल टाइटल जीता और उसने जॉय के साथ शादी भी कर ली। और बाद में डैन ने अपनी जिंदगी पर किताब लिखी जिसका नाम था द पीसफुल वॉरियर, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। और यह मूवी इसी किताब पर आधारित है।